वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम पूजा कुमार के साथ हैं। एआईआर रैंक 207। पूजा का ऑप्शनल है पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम उनसे सवाल करेंगे, हम उनसे जानेंगे किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की, ये सारी जर्नी कैसे उन्होंने कवर की। साथ में ये भी देखेंगे हम कि जो आपके सवाल हैं वो हम पूजा तक पहुंचा पाए और उनके जवाब आप तक लेकर आ पाए। तो पूजा, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हार्टी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम ओनली आईएएस टीम। थैंक यू सो मच। आई थिंक आई एम वेरी बहुत खुशी हुई रिजल्ट के बाद, बिकॉज काफी सालों की मेहनत मेरी लगी थी इसके पीछे। फ्रॉम अ स्ट्रगलिंग एस्पिरेंट टू नाउ बीइंग इन द लिस्ट, तो एक मेजर माइलस्टोन लाइफ का था। वो होने के बाद शुरू शुरू में काफी खुशी तो होती है। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये आपका थर्ड अटेम्प्ट है। यस। थर्ड अटेम्प्ट होने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, वो पूरी जर्नी आप कैसे मोटिवेटेड रहते हैं? जी, मोटिवेशन ये होता है कि कभी होता है कभी नहीं होता। कोई कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोटिवेशन में नहीं रहता है कि किसी दिन मोटिवेशन रहता है, किसी दिन लगता है शायद नहीं होगा। तो मोटिवेशन की एक तो मुझे लगता है कि एक फैमिली मेरी बहुत मेजर सोर्स रही। मैंने घर पे ही बैठ के प्रेपरेशन की है, तो हमेशा मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरे कुछ रिलेटिव्स और कुछ फ्रेंड्स भी मेरे को आके हमेशा मोटिवेट करते हैं कि तुम्हारी रैंक जरूर आएगी, किसी ना किसी की रैंक आई या ना आए। तो कभी कभार खुद में मतलब इंटरनल मोटिवेशन नहीं होती, तो मैंने एक्सटर्नल मोटिवेशन का सहारा लिया। तो कभी कभार कुछ फिलोसफिकल टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ के भी लगा था। फिर टॉपर्स की वीडियोस देखकर भी मुझे काफी कभी कभार मोटिवेशन लगती थी कि नहीं, अगर यूपीएससी करना है तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही हो जाएगा। कभी कभार कुछ लोगों को टाइम लगता है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, किसी का थर्ड अटेम्प्ट में हो, सेकेंड अटेम्प्ट में हो या लास्ट अटेम्प्ट में हो। बट सबकी जर्नीज अलग होती है, बट मेहनत सबको करनी पड़ती है। तो ये बात है मोटिवेशन। और दूसरी मुझे लगा मोटिवेशन का फैक्टर कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू तक पहुंच गई थी। तो मेरे 20 मार्क्स का फासला था फाइनल लिस्ट में। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट जब दिया तो मेरे 2 मार्क्स से रिजर्व लिस्ट मिस हो गया। तो मुझे ये लगा कि मैं कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रही हूँ, तो जरूर थर्ड अटेम्प्ट तक तो मेरा इम्प्रूवमेंट कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तो इस बार तो आई थिंक देयर हैज बीन सम इम्प्रूवमेंट। पूजा, जैसे आपने बताया कि आप इंटरव्यू तक पहुंचे, पहली बार भी दूसरी बार, क्या फीलिंग होती है वो कि आप इतनी दूर से वापस आते हैं? आप देखिए, आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो, उसके बाद एकदम से फिर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो। यस, बैक टू स्क्वायर वन, राइट। जी। तो मतलब डिमोटिवेटिंग तो होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा अर्थ शैटरिंग मोमेंट होता है मेरे लिए, फैमिली के लिए। क्योंकि मुझे लगता है सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम है जिसमें फैमिली बहुत कनेक्ट हो जाती है बच्चे की प्रेपरेशन जर्नी से। तो वो मोमेंट तो बुरा जरूर लगता ही है, बट ये भी लगता है कि अच्छे समय भी चले जाएंगे, बुरे समय भी पास हो जाएंगे। तो बस मतलब मेहनत ही करते रहो। मतलब जब जब तक नहीं होता तब तक तो यही लगता है कि शायद अब शायद नहीं होगा। बट यही है कि लास्ट ईयर जब मेरे 2 मार्क्स से छूटा था, तो एज एनी एस्पिरेंट वुड थिंक कि नहीं, शायद नहीं होगा अब मेरे से। बट वही है कि आप पढ़ते रहिए, 1 साल पढ़िए, 2 साल पढ़िए, तो बस करते रहिए एग्जाम। यही है, मतलब इस एग्जाम का यही मंत्र है कि हार्ड वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट हियर देन टैलेंट। मैंने आईआईटी जेई का एग्जाम भी दिया था, उसमें भी कुछ पीछे रैंक आई थी मेरी, बट उसमें शायद थोड़ा इंटेलिजेंस का है। बट यूपीएससी में इंटेलिजेंस के साथ हार्ड वर्क तो सबसे ज्यादा जरूरी है। रोज मेहनत करते रहिए, चाहे वो आपका बर्थडे का दिन ही क्यों ना हो, कोई फेस्टिवल क्यों ना हो, या मेंस के बाद का समय भी आपको यूटिलाइज करना ही है। मतलब तमाम सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे। हाँ, मतलब मैं 3 साल से घर पे ही बैठ के प्रेपरेशन कर रही थी और दोस्तों से मिलना कम कर दिया था। किसी की भी शादी हो, कुछ भी हो, एंगेजमेंट्स हो, कुछ भी हो, मैंने मतलब बस यूपीएससी पे ही ध्यान दिया था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि चौथे माले से आपको फेंक दिया जाए और आपसे कहा जाए पहले उठिए, और उठने के बाद हाँ आपको फिर ऊपर चौथे माले पे आना है। जी, जरूर वैसा ही है। जी। बस ये यूपीएससी का गेम मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ स्नेक एंड लैडर का गेम है। आप 1 से आइए, 99 में आपको कोई सांप काट के वापस से आप 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट ये है कि दिस इज द रूल्स ऑफ द गेम। आपको बस करना है, बस यही है कि कोशिश कीजिए कि आप एक ही अटेम्प्ट प्रयास में, कि जो भी गलतियां की है वो एक ही अटेम्प्ट में ही दूसरों की गलतियों से सीखकर उसे इम्प्लीमेंट करके ट्राई कीजिए, एक अटेम्प्ट में हो जाए तो फिर उतनी लंबी जर्नी नहीं रहती है। लेकिन अल्टीमेटली आपका गोल था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी, वैसे ही। तो ये इस दौरान फैमिली का, जैसे आप बता रहे थे, हाउ फैमिली कैन बी सपोर्टिव, या फिर कभी कभी ऐसा होता है फैमिली से आपको बैकड्रॉप्स भी मिलते हैं। यस।
कभी आप देखेंगे फैमिलीज आपसे ये कहेंगे बेटा नहीं हो रहा है, फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, नाउ यू कम बैक, यू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? यस, फैमिली को तो डर लगता ही था कि इतना मुश्किल एग्जाम है। आप करोल बाग जाइए, मुखर्जी नगर जाइए, एस्पिरेंट्स को देखकर ही डर लगता है कि इतने कम सीट से मेरा कैसे होगा इसमें। जी। क्योंकि होने के बाद लगता है नहीं आई डिजर्व्ड इट, बट होने से पहले यही लगता है कि नहीं बहुत लोग मेहनत करने वाले। तो फैमिली का ये रोल था कि एक तो मोटिवेट किया था, बट उन्होंने एक रियलिटी चेक भी मुझे हमेशा देते रहे कि नहीं बेटा, यूपीएससी के साथ भी बाकी कोई एग्जाम्स देते रहो। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ऐसे कोई एग्जाम्स अटेम्प्ट नहीं किए थे, बट कुछ और सब एग्जाम्स थे जिनके सिलेबस थोड़े ओवरलैप करते, जैसे मैंने यूपी पीसीएस दिया तो उसका प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया था। फिर मैंने सीएपीएफ लास्ट ईयर दिया, उसका भी मेरा क्लियर हो गया था। तो मतलब कुछ सब कुछ ओवरलैप भी होते एग्जाम में। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अगर राय देती हूँ कि अगर उनका नहीं हो रहा है एक दो अटेम्प्ट में, तो कोई कुछ एग्जाम्स है, स्टेट पीसीएस हो गया, आरबीआई हो गया, सीएपीएफ हो गया, तो जिनका कोई सब्जेक्ट में ओवरलैप भी है, तो वो दे सकते हैं। तो वो एक मोरल बूस्टर की तरह काम करेगा। जैसे मेरे इन सब के प्रीलिम्स क्लियर हो गए थे, तो मुझे लगा कि हाँ मतलब ये हो गया, तो मतलब चलो यूपीएससी हो रहा है, ये भी हो जाएगा मेरा फाइनल। और इस दौरान जैसा अप्स एंड डाउन आते हैं, तो जो स्ट्रगल एंड ट्रूथ वाला टाइम आ रहा है, जो क्रस्ट एंड ट्रफ वाला टाइम आ रहा है, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी? क्योंकि कहीं ना कहीं टारगेट अचीव करने में लैक्सिटी आती है, आप स्लो हो जाते हैं। यस, कंसिस्टेंसी का ये है कि कभी कभार लो डेज आते हैं, वो हर एस्पिरेंट्स के आते हैं। और कुछ लोगों को ये लगता है टॉपर्स की जर्नी देखकर कि नहीं, उनके फेज में हमेशा ही मोटिवेशन। बट मैं बता रही हूँ, लास्ट ईयर जब मेरा नहीं हुआ था, तब मतलब आई वॉज ब्रोकन टू बिट्स कि मतलब क्यों नहीं हो रहा है। मैं मतलब आई वॉज अ लिटिल, आई हैड वेरी गुड स्कोर्स इन माई 10 and 12, अच्छे कॉलेज से पढ़ी थी। तो मुझे लगा कि नहीं, जॉब कर लेनी चाहिए थी शायद, ये दिस इज नॉट मेंट टू फॉर मी। बट यही है कि एक दो दिन ब्रेक लेकर फिर से वापस से आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो वो कंसिस्टेंसी, और मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई भी मुझे बोलते थे नहीं आज तुमने इतने घंटे नहीं पढ़े, आज कितनी पढ़ाई हुई। तो पापा भी कभी कभार प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते थे कि बेटा कितना पढ़ा है। नहीं बेटा, इससे काम नहीं चलेगा, इससे और पढ़ाई ज्यादा करनी है। और एक शायद धोनी की मूवी का मुझे याद है, मैंने मूवी देखी थी, तो शायद उस मूवी में दिखाया था कि उनका सिलेक्शन किसी एक मैच में नहीं हुआ था। तो अपने दोस्तों को बोला था कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ, शायद और मेहनत करने की जरूरत थी। तो मतलब मुझे भी यही लगा कि नहीं, मतलब लास्ट ईयर नहीं हुआ, कुछ चूक रह गई होगी, तो बस इस बार और मेहनत करनी है। और अपने मार्कशीट देखकर अपना देखा कि अच्छा इसमें इम्प्रूव किया था, जैसे मेरे एसए और एथिक्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में कम नंबर थे, सेकंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव हो गया बिकॉज मैंने मेहनत की थी। तो इस बार भी मैंने बैलेंस मेंटेन करके, मार्कशीट तो अभी आई नहीं है तो मैं बोल नहीं सकती अच्छे से, बट हाँ उसमें अपने वीक एरियाज में काम करके क्लियर कर। जैसे आपने बताया कि आपका एकेडमिक्स काफी अच्छा, मतलब आप स्कूल में 10th 12th में अच्छे नंबर हैं एंड यू आर फ्रॉम अ गुड कॉलेज, आपने अच्छी खासी तैयारी की। तो ये गुड एकेडमिक्स का क्या सीन है? क्या एक स्टूडेंट जिसका एकेडमिक बेस कमजोर है, उसके साथ चैलेंजेस हो सकते हैं क्या यूपीएससी प्रिपरेशन? सर गुड एकेडमिक्स और जिसके उतनी वीक एकेडमिक्स हो, डिफरेंस मुझे लगता है शायद एक माइंडसेट में आ जाता है। अगर किसी का अच्छा एकेडमिक्स होता है तो उसे लगता है कि अच्छा मैंने ये एग्जाम क्लियर किया तो शायद वो भी हो जाएगा। और जो एक पोर एकेडमिक बैकग्राउंड का, उसे कभी कभार इनिबिशन लगता है कि नहीं ये आईआईटी से है, ये एमबीबीएस कर रहा है, तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तो एक माइंडसेट का डिफरेंस हो जाता है, और आई थिंक लोगों का भी आप पे कॉन्फिडेंस उतना शायद नहीं हो। बट आप अगर लिस्ट खोल के देखिएगा यूपीएससी में, तो हर टाइप के आपके कैंडिडेट्स आपको नजर आएंगे। शायद कोई उतने अच्छे कॉलेज से ना भी हो, शायद 10th और 12th में परसेंटेज ना भी हो, और उन्होंने भी कर लिया। तो मुझे एक लगता है माइंडसेट का भी होता है। और दूसरा है कि आपको वो, अगर आपने देखना भी पड़ेगा आप क्यों उतने मार्क्स नहीं लेकर आ पाए। कुछ बच्चे होते हैं उस वक्त नहीं पढ़ाई की, बट तब जाके उनका नजरिया बदला, उन्हें लगा कि अब मेहनत करने की जरूरत हमें पड़ेगी। तो आप देखिए क्यों, मतलब हर टाइप के कैंडिडेट्स क्लियर करते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन। और मुझे लगता है यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड भी हर टाइप के कैंडिडेट्स को इनकरेज करता है। मतलब आपका चाहे, मेरा जैसे 3 साल का गैप हो गया था कॉलेज से, बट फिर भी आई थिंक दे वर क्वाइट इनकरेजिंग। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम 3 साल से बस व्यर्थ बैठी हो, कुछ भी नहीं किया तुमने। मतलब इनका मुझे लगता है बिल्कुल ही अनबायस्ड पर्सपेक्टिव होता है। जैसे अभी 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, यस। सिचुएशंस आप देख रही हैं, कोरोना यस, और ये सारी चीजें चल रही हैं, उस स्थिति में आप एस्पिरेंट्स को क्या एक पर्टिकुलर मैसेज देना चाहेंगे? व्हाट शुड बी द मंत्र? सबसे पहला समझो कि 4 अक्टूबर को ही एग्जाम होने वाला है। क्योंकि अभी हम जो जिस स्टेज में बैठे हुए, लगता है इतने केसेस बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, एग्जाम होगा नहीं होगा, ये र्यूमर्स में बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है।
क्योंकि हम एस्पिरेंट्स की जर्नी क्या होती है, कभी ऑप्शन रिमूव हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ये सब रूमर्स में ज्यादा ध्यान देते, पढ़ाई में कम। बस आप पढ़ते रहिए, और ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इस बार, आप जब घर पे बैठे हो, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तो आप बस बैठ के पढ़िए। और दूसरा है कि अभी 60 डेज से भी कम बाकी है, तो आप अभी अपना फोकस बिल्कुल प्री के ओवर ही अभी कीजिए। अभी टाइम नहीं है आपके पास कि मेंस के आंसर राइटिंग ज्यादा कीजिए या कुछ और। तो आप बस अभी न्यूज़पेपर पढ़िए, मॉक टेस्ट करिए, और एनसीईआरटीज और बेसिक टेक्स्ट अभी रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, और अभी एकदम मिशन मोड में लगना है। जैसा आपने बताया, फर्स्ट पेपर के बाद सेकंड पेपर में आपने एसए और जीएस4 काफी इंप्रूव किया। तो ये इंप्रूवमेंट आप किस पॉइंट्स कहां पर आप मिस कर रही थी जिन पे आपने काम करना शुरू किया? तो सर एसए और जीएस4 में मतलब मैंने एक बार देखा कि टॉपर्स के काफी पेपर्स मॉक इंस्टीट्यूशंस निकालते, कोचिंग इंस्टीट्यूशन। तो पहले मैंने वो देखा कि अच्छा ये कैसे लिखते हैं, और मेरा क्या राइटिंग स्टाइल रहा, तो उनसे देखकर सीखा अच्छा लोग ऐसे भी लिखते हैं। मतलब हमेशा एक, मुझे लगता है एक लर्निंग माइंडसेट होनी चाहिए। कभी ये फील नहीं होनी चाहिए कि नहीं मुझे सब आता है या मुझे कुछ नहीं आता, लर्निंग माइंडसेट होनी चाहिए। तो वो मैंने देखा, फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स के भी मेंस में अच्छे मार्क्स आए थे, तो उनसे मैंने थोड़ी गाइडेंस ली। और उसके अलावा मतलब स्ट्रैटेजी वाइज मैंने क्या चेंज किया कि मैंने पहले मतलब कन्वेंशनली कोट्स वगैरह जो भी होते हैं, अच्छे मतलब बुक्स के कोट्स हो गए, अच्छे मतलब एक्सपर्ट व्यू पॉइंट्स, ये सब मैंने अपना अलग से किया, टॉपिक वाइज मैंने अरेंज किया। फिर मैंने डेटा फैक्ट स्टैटिस्टिक्स देखा। तो मतलब दीज एक्चुअली एक्ट एज ब्राउनी पॉइंट्स इन योर एसे। और एथिक्स में मैंने क्या किया कि मतलब मैं कोई भी बुक या कोई भी मतलब महान व्यक्ति की कुछ भी पढ़ती हूँ, तो मैं आई यूज टू नोट इट डाउन कि अच्छा मैं इंटेग्रिटी में ऐसा एग्जाम्पल यूज कर सकती हूँ, मैं प्रोबिटी में ऐसा एग्जाम्पल यूज कर सकती हूँ। तो वो सब चीजें मैंने थोड़ी वैल्यू एडिशन की। और फिर मैंने देखा कि जीएस4 के सिलेबस में कौन से टर्म्स मेंशन्ड है, वो सारे टर्म्स को फिर मैंने गूगल करके देखा, उसके नोट्स बनाए। तो मतलब मैंने थोड़ा सिस्टमैटिक वे में किया। मतलब ये दोनों पेपर्स ऐसे है कि ऐसे नहीं कि हम लिख सकते हैं तो मैं लिख लूंगा, उसमें भी आपको डेडिकेटेड मेहनत की जरूरत होती है। जैसे ऑप्शनल के चुनाव की बात करें, आप पॉलिटिकल यस साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन आपका ऑप्शनल। जनरली यस। ऑप्शनल का चुनाव काफी चैलेंजिंग हो जाता है। जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको ये नहीं समझ में आता कि आपको किस तरीके से ऑप्शनल लेना है। जो हमारा पीछे का जो एकेडमिक्स रहा है कॉलेज में जिससे हमने ग्रेजुएशन किया है, क्या वो ऑप्शनल बनना चाहिए, या फिर आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको स्कोरिंग और कंफर्टेबल लगता है? सर वो डिपेंड करता है, आप ग्रेजुएशन की ऑप्शन भी ले सकते हैं, कौन सी स्कोरिंग ना स्कोरिंग वो तो कोई सर बता नहीं सकता कि कब वो ऑप्शनल स्कोरिंग हो ना स्कोरिंग हो, और स्कोरिंग हो तो वो आपके लिए कितना स्कोरिंग हो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। आप देखिएगा कुछ लोगों के ऑप्शंस कुछ और होते हैं, फिर वो चेंज करते हैं तो तुरंत उनके मार्क्स का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ग्रेजुएशन का ये होता है फायदा कि आपका एक बेस रहता ही है थोड़ा बहुत। तो उस सब्जेक्ट में अगर आपके अच्छे नोट्स बने हुए, आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से उस सब्जेक्ट पे फोकस किया हुआ, तो ये बन जाता है कि आपको उसमें काम करने की थोड़ी कम जरूरत पड़ती है। और ये हो जाता है, जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स था, मेरे कुछ सब्जेक्ट्स नहीं थे कॉलेज में जो इलेक्ट्रिकल से मैच होते थे, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के भी इलेक्टिव्स थे। तो तब मैंने सोचा इसमें भी मेरे कुछ सब्जेक्ट्स नहीं किए मैंने, तो फिर मैंने देखा कि कोई और ऑप्शन भी एक्सप्लोर किया जाए। तो पॉलिटिकल साइंस में मेरा इंटरेस्ट भी था, इंटरनेशनल रिलेशंस में। और उसके अलावा मैंने देखा कि हाँ ये जीएस में भी काफी ओवरलैप करता है। देन आई थॉट कि मतलब मैंने हमेशा मैथ्स एंड साइंस 11 एंड 12 से पढ़ा था। आई थॉट कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फिर कॉलेज में किया था, आई थॉट कि एक ह्यूमैनिटीज ओरिएंटेड सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है फॉर अ वेल राउंडेड पर्सनालिटी एंड अ वेल पर्सन हु इज वेल अवेयर ऑफ थिंग्स। तो फिर मैंने सोचा कि ये करती हूँ। फिर कंसोलिडेटेड नोट्स भी अवेलेबल होते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में। और फ्रेंड सर्किल भी कुछ कुछ लोग थे जो ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि अच्छा इनके साथ भी डिस्कशन में मदद हो जाएगी। तो ये सब फैक्टर्स मतलब कुल मिला के मैंने सोचा चलो ये ऑप्शन ले लेती हूँ। लगभग 4 से 5 डिसाइडिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, वो आपको कन्विंस कर देंगे आपको ऑप्शनल कौन सा लेना है। अलग अलग प्रायोरिटीज में प्रोपोर्शन है, बट ये आपको सोचना पड़ेगा। इसके साथ आपने 3 बार प्री दिया है, यस सर। आपको एक पैटर्न समझ में आया क्या आपको लगता है कि यूपीएससी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक तरीका है उनका चलने का, या फिर बिल्कुल वो आउट ऑफ लीग है, स्पोराडिक है, अपने तरीके से जब समझ में आता है तोला, कभी समझ में आया तो माशा, इस तरीके से है? पैटर्न तो है इस एग्जामिनेशन में कि क्वेश्चंस अब ऐसे फ्रेम होने लगे कि आप सिर्फ रट के नहीं जा सकते, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी ही चाहिए, उसके बिना मतलब पेपर क्लियर होना बहुत ही मुश्किल है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप जब स्टार्ट करें बेसिक से, तो इंश्योर जब आपको इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, तो इंश्योर कि आप
कॉन्सेप्ट पे पहले ध्यान दें, वो मतलब आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, और आप उसके बाद आप पेपर्स वगैरह फॉलो कीजिए। तो दूसरा ये है कि एग्जामिनेशन में बहुत रूमर्स उठते हैं, ये डिस्प्यूटेबल है, ये डिस्प्यूटेबल, शायद हाँ एक दो क्वेश्चंस में इनको लगे कि नहीं मेरा आंसर सही था, बट बाय एंड लार्ज कि आप देखिएगा यूपीएससी के क्वेश्चंस स्टेट सर्विसेज से काफी डिफरेंट हो जाते हैं, कि वो मतलब ऑप्शंस है डिफरेंट, और वो काफी वाइड एरे कवर करते हैं। मतलब 10 बुक पढ़ के भी शायद आपका ना हो, और किसी इंसान का 2 बेसिक बुक्स पढ़ के भी हो जाएगा। तो यही अपने यू नीड टू बी वेल अवेयर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जैसे मैं कभी भी कुछ भी देखती थी न्यूज़पेपर में, तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी भी मैं गूगल कर लेती थी, तो वो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हेल्प भी करता है इन मेनी वेज। ये सारी चीजें तो है, लेकिन प्रेडिक्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि उसके लिए तैयारी की जरूरत यस सर। और एग्जामिनेशन वाले दिन भी, मतलब ये थोड़ा ऑफ टू द कॉन्टेक्स्ट हो गया, कि आपकी 80% मैं मानती हूँ, चलिए 70 to 80% प्रेपरेशन है, और 20% आपका क्लियर करना प्रीलिम्स के 2 वीक के पहले, और प्रीलिम्स वाले दिन आपने जो किया वो इम्पोर्टेंट है। कि 2 वीक के पहले आपको एक ये होना चाहिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होना चाहिए। 2 वीक के पहले, 3 वीक के पहले मैं देखती हूँ एस्पिरेंट्स को वो डर जाते हैं कि नहीं नहीं हमारी इस साल प्रेपरेशन नहीं हुई, नहीं अगले साल करेंगे। देयर इज नो नेक्स्ट टाइम इन दिस एग्जामिनेशन। मतलब हम सोचते नहीं इस बार, ये नेक्स्ट टाइम कभी आता ही नहीं है एग्जामिनेशन में, नहीं हम इतना प्रेपरेशन करेंगे। तो वो 2 वीक में आप जितनी मेहनत करो, रिवाइज करो बेसिक्स, और एग्जाम वाले दिन आप कितनी पूरी नींद लेकर जाओ। एग्जामिनेशन वाले दिन आप ऑप्शंस भरते हुए ज्यादा डरो नहीं, कि कुछ एस्पिरेंट्स डर जाते हैं, नहीं समझ में आते। तो एग्जामिनेशन वाला दिन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग सोचते नहीं हम लोग पूरी रात जग के जाएंगे और हम लोग बस पेपर कर देंगे, और नर्वस भी नेचुरली होते हैं कि एक बार एग्जाम अगर नहीं क्लियर होता तो 1 साल पूरा इंतजार करना पड़ता है। तो एक विनिंग माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एस्पिरेंट सोचते हैं शायद हो ना हो, ये डाउट्स एग्जाम के जस्ट पहले ही आती है, वो नहीं होनी चाहिए एस्पिरेंट्स को, कि नहीं हम कर लेंगे, एंड वो वही होना चाहिए। आपने ये कब से सोचा कि आप यूपीएससी के लिए तैयारी करें, या फिर ये कब से था आपके दिमाग? व्हेन वाज इट सीडेड? सर ये बचपन से ही था। मतलब मुझे लगता है कि भारत में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यूपीएससी एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है कि सबको इस एग्जाम का नाम जरूर पता होता है। बच्चे जब खेलते भी है तो पढ़ लिख कर तुम कलेक्टर बनना, तो इस एग्जामिनेशन का नाम तो जरूर सुना था बचपन से। और कुछ फैमिली में भी लोग थे जो सिविल सर्विसेज में थे, फादर भी गवर्नमेंट जॉब इंडियन रेलवेज में है इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू। तो एक माहौल घर पे जरूर था कि नहीं पढ़ के यूपीएससी करना है। फिर जब कॉलेज में गई तब मैंने देखा कि अब कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि अब इसके बाद क्या करना है। तो जब मैंने देखा कि अलग अलग क्या क्या सोर्सेज, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और सारे करियर अपॉर्चुनिटीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, और आपको अपने इंटरेस्ट से मैच करते हुए देखना है। तो तब मैंने देखा सिविल सर्विसेज अगेन, मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें जो मतलब मुझे जो सिविल सर्विसेज से चाहिए वो है। मतलब मुझे एक इंडिया में ही रहकर काम करना था, या अगर आईएफएस बनती तो बाहर, बट मुझे मतलब ये था कि अगर मैं इंडिया में रहकर लोगों की हेल्प कर पाऊँ, कुछ सोशल चेंज लेकर आ पाऊँ। बिकॉज मतलब आई थिंक वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप मोर देन जस्ट काम करें। मतलब अगर आप किसी को मतलब कुछ अच्छा कर सकते हो अपने काम के, आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। और उसके बाद मैंने देखा कि मतलब मैं एनजीओ में भी काम कर सकती थी, बट मैंने देखा कि नहीं यूपीएससी में एक अच्छा करियर प्रोग्रेशन भी है, जॉब सिक्योरिटी भी है। तो मतलब ये सब देखकर मुझे लगा नहीं मतलब ये काफी रिवॉर्डिंग करियर पाथ है। और मैंने एक अपने कॉलेज के कुछ सीनियर से भी बात की जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में, तो उन्होंने भी काफी पॉजिटिव ओपिनियन दिया था, काफी मोटिवेट मुझे किया था। तो ये सब देखकर मैंने सोचा कि कॉलेज इज द, आई वोंट से कि कॉलेज में नहीं किया तैयारी तो नहीं होगा, बट कॉलेज कैन बी अ राइट टाइम, क्योंकि आप वो लर्निंग माइंडसेट में भी रहते हो, कॉलेज में रोज कुछ सीखते हो, फ्रेंड सर्किल भी कुछ यूपीएससी की प्रेपरेशन करते हैं। तो आई थिंक तब से मैंने कॉलेज से सीरियसली स्टार्ट किया, 4th ईयर ऑनवर्ड्स अपने दोस्तों के साथ। ये इतना लंबा जो सफर है, इसमें बैलेंस का बहुत जरूरत पड़ती है। आप देखें सोशल लाइफ कहीं ना कहीं डिप्राइव हो जाती है, आप सोशल मीडिया से दूर हैं, लोगों की शादियां में नहीं जा रहे हैं। साथ में इकोनॉमिक जो आपका पर्सनल इकोनॉमी होती है वो भी काफी गड़बड़ देती है, क्योंकि आपकी एज बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए कहा जाता है कि थोड़ा कमाने लगो, थोड़ा इस तरीके से। ये यस। पीयर प्रेशर भी है, रिलेटिव्स भी है, इतने सारी चीजें जो चारों तरफ से एक चक्रव्यूह बना लेती है। आपने उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा? सर इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब मैं सोचती हूँ इट इज अ प्रिविलेज कि मेरे डैड एक स्टेबल जॉब में
घर पे सब चीज वो प्रेपरेशन जर्नी में मेरे लिए थैंकफुली ठीक रहा, शायद किसी कैंडिडेट के जर्नी में नहीं होगा। बट इकोनॉमिक मैंने कभी कभार कुछ कोचिंग सेक्टर्स में भी यूपीएससी रिलेटेड मैंने थोड़े बहुत काम कर लिए कि चलो कुछ नहीं, तो मतलब मेरे पास इतने पैसे होंगे कभी कुछ खरीदा हो माँ बाप से, मतलब वो दे देते, बट ठीक है अपने खुद इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए मैंने कुछ काम कर लिया, तो उससे मैं अपनी प्रेपरेशन जर्नी से भी कनेक्टेड रही, और मेरा कुछ मेंस के बाद मैंने कुछ काम भी कर लिया। तो मतलब ये एक इम्पोर्टेंट रहा था। और सोशल प्रेशर का वही है कि आप, मतलब मैंने बहुत कम लोगों को इस बार बताया ही था कि मैं इस एग्जाम दे रही हूँ, तो वो सोशल प्रेशर थोड़ा नलिफाई हो ही गया था। पिछले 2 अटेम्प्ट में लोगों को पता था, इस बार कम पता था। और रहा अ, जो बात की मतलब मोटिवेशन का, एक और इम्पोर्टेंट है कि मतलब मेरा एक पीयर ग्रुप भी बहुत अच्छा रहा। मेरे इस बार कॉलेज से, मेरे खुद के बैच से शुभम बंसल का रैंक 43 आया, वो भी बीटीयू से 2017 बैच से। और मेरा क्लासमेट है इलेक्ट्रॉनिक्स में पवन गोयल, उसकी भी 131 रैंक आई। तो हमने साथ ही में प्रेपरेशन की। कभी कभार चैलेंजेस इस तरीके से आते हैं कि नहीं अब नहीं होगा, तो उन्होंने भी कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया कि नहीं हम भी प्रेपरेशन जर्नी में, तो होगा क्यों नहीं। तो ये फ्रेंड सर्कल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी बी सो चूजी अबाउट योर फ्रेंड्स कि आप बाकी लोगों से बात ही ना करो, बट यूपीएससी जर्नी के समय ऐसे ही लोगों से बात करो जो आपको मोटिवेट रख सके, और जो खुद भी प्रिपरेशन साइकिल में और वो सीरियसली दे सके। अगर आप नॉन सीरियस ज्यादा एस्पिरेंट्स के साथ घूमोगे तो वो घूमते रह जाएंगे और तुम भी उन्हीं के बहकावे में आके घूमोगे। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगा, मोटिवेशन का सोर्स रहा था। तो आपकी प्रिपरेशन एक अंडर कवर मिशन जैसी थी। हाँ, लास्ट अटेम्प्ट अंडर कवर। इस बार तो इनफैक्ट रिलेटिव्स को बताया तो उन्हें लगा अच्छा तुमने एग्जाम भी दिया था, तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई है सुन के। बिकॉज जी। जब 2 अटेम्प्ट से नहीं हो रहा था तो उन्हें भी लगता था कि क्या क्यों नहीं हो रहा, इतनी मेहनत कर रही हो, घर पे बैठती हो। तो हो गया फाइनली। बस यही है कि जब नहीं होता तब लगता है कि शायद कभी नहीं होगा, बट अभी फ्रॉम दिस साइड व्हेन आई लुक एट इट फ्रॉम हाइंड साइड, तो मुझे लगा कि नहीं बहुत चीजें मैंने सही भी की थी प्रेपरेशन जर्नी से, तो होना ही था कभी ना कभी। पूजा, आंसर राइटिंग को ऐसा माना जाता है, आप पहले दिन से ही तैयारी करें तो उसी दिन से आप आंसर लिखने लगे। यस। आप क्या सोचती हैं? सब पहले दिन से डिपेंड करता है आपका कैसा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। अगर आप, इफ यू आर अ वेल रेड पर्सन, जैसे कुछ लोग हैं कि बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, तो उनकी आंसर राइटिंग स्किल्स नो डाउट अच्छी होती है, वो शायद पहले दिन से ही पढ़ लिखने लगे। बट कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, तो उनको मैं रेकमेंड करती हूँ 3-4 महीने के प्रेपरेशन के बाद जब थोड़ा कुछ बेस हो तो वो स्टार्ट करे लिखना। जैसे मैंने भी कुछ वेबसाइट्स में स्टार्ट किया था लिखना, तो जब मैं शुरू शुरू में लिखती थी तो बहुत ही, मतलब बहुत ही सिंपल आंसर्स, उसमें कोई की पॉइंट्स नहीं होते, तो वो ग्रेजुअली आप बिल्डअप करते हो धीरे धीरे आंसर राइटिंग। तो मतलब इन लेटर स्टेजेस जब मेरा थोड़ा डेवलप हो गया था आंसर राइटिंग स्किल्स और एक नॉलेज बेस आफ्टर 1 ईयर ऑफ प्रेपरेशन, तब मैं क्या करती थी, मैं क्वेश्चन लेती थी। पूरा लिखना वो अलग बात है, पर मैं क्वेश्चन देखकर लिखती थी, ये मैं पॉइंट्स लिख सकती हूँ, मैं ब्रेनस्टॉर्म करती थी। और बहुत ही कम टाइम अपने आप को देकर एक टाइम बाउंड मैनर में। तो आंसर राइटिंग 3-4 महीने के बाद कर देना चाहिए। आप एक करिए या 2 कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट की रोल करता है, क्योंकि अब मेंस के क्वेश्चंस अगर आप देखिएगा तो ये काफी मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस होते हैं। आपको कोई हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, कोई ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, वो आपको एक ब्रॉड व्यू के क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसके लिए आंसर राइटिंग इज द की। मतलब इसके बिना, आंसर राइटिंग के बिना काफी मुश्किल होता है एग्जाम क्लियर करना। इससे मुझे याद आ रहा है, आपने बताया कि आप राइटिंग वेबसाइट में कर रहे हैं, वेबसाइट पे आप अपलोड कर रहे हैं। क्या आपकी हॉबी शुरू से राइटिंग या ऐसी कोई है? आप अपनी हॉबीज के बारे में बताइए, और किस तरीके से ये तैयारी में आपको मदद कर सकती है। सर हॉबीज में जैसे बचपन में मैं काफी बुक्स वगैरह पढ़ती थी। नैन्सी ड्रू हो गया, एनिल ब्लाइटन हो गया, तो उससे मतलब आई थिंक रीडिंग वाज अ हॉबी व्हिच आई ऑलवेज हैड। और उसके अलावा मतलब म्यूजिक म्यूजिक मैं सुनती थी। मतलब ऐसा बहुत बड़ी म्यूजिक फैन नहीं थी, बट ठीक है, मतलब ऑन लो पॉइंट्स ऑफ टाइम आई थिंक म्यूजिक बहुत ज्यादा, आई थिंक मेजर सोर्स ऑफ सोलेस, क्योंकि आप घर पे बैठे रहते हो, इवन अगर आप कोचिंग कर रहे हो कहीं, तो कभी कभार डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं। एंड इवन आफ्टर, उसके अलावा भी मतलब आई यूज टू गो फॉर रनिंग एट टाइम्स, मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी, योगा कर लेती थी। तो ये सब चीजें थोड़ा एक बैलेंसिंग रोल प्ले करती है एग्जामिनेशन में। मतलब हॉबीज पे फोकस कीजिए, लोगों से ज्यादा बात मत कीजिए, क्योंकि मतलब कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दे ऑल्सो आर अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। वो बोलते हैं नहीं यार यूपीएससी तो बहुत टफ एग्जामिनेशन है, इसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, कैसे होगा।
तो वही है कि अपने हॉबीज पे फोकस कीजिए, और जो प्रेपरेशन जर्नी है तो मैं यही बोलती हूँ कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक ऑल द नॉइज, कि उस समय बस अंडरग्राउंड रहकर बस अपनी प्रेपरेशन रोज करते रहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग और दूसरी तरफ मंथली कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स, आप किस तरीके से इनको स्कोर करती हैं? सर न्यूज़पेपर रीडिंग तो आपका बेस है, और जो मंथली कंपाइलेशन है वो सप्लीमेंट कर सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट, उसको मतलब रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस में कर रहे हो, और जो कंपाइलेशंस वगैरह है जो मंथली आती है वो तो आप मंथ के एंड में पढ़ लोगे। तो वो दोनों साथ में ही करना चाहिए आपको, क्योंकि और कभी कभार कुछ एस्पिरेंट्स को न्यूज़पेपर से एक्स्ट्रा भी मिल जाता है कंपाइलेशंस में, तो आप रेकमेंडेड है कि ट्राई फॉलोइंग बोथ, ऑल्दो इट सीम्स कि बहुत मुश्किल है, बट दोनों करना मैंने दोनों ही किए थे, मंथली कंपाइलेशंस भी रोज किए थे, न्यूज़पेपर्स भी रोज किए थे। और इंटरव्यू के लिए जैसे ज्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ने की, ओरिएंटेशन की जरूरत है, बट प्री मेंस में बाय एंड लार्ज न्यूज़पेपर एंड कंपाइलेशन दोनों करनी। और फॉलो मतलब मैंने शायद नहीं उतने कॉन्स्टेंटली देखे थे रेगुलरली, बट जो भी आप सोर्सेज कोचिंग फॉलो कीजिए वो रेगुलरली फॉलो कीजिए। कंसिस्टेंटली किसी भी सोर्स को, एक सोर्स हाँ को पकड़ के चलना है, तो उसको लंबे समय तक पकड़ के चलना। अब इससे बात आती है हमारी यंग एस्पिरेंट्स, जो नए नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे जिनका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है। दोनों के बारे में आप बताइए, किस तरीके से हम दोनों को मोटिवेट कर सकते हैं, दोनों अपने रास्ते को पकड़े रहें और चलते रहें। मुझे लगता है दो लोगों के मैं बस माइंडसेट का बताना चाहती हूँ। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैं सीनियर एस्पिरेंट्स को देखती थी, तो मुझे लगता था इन्हें कितना ज्यादा आता होगा, मैं कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूंगी। तो वो एक आपको हमेशा लगता है, आपके लर्निंग डेफिसिट का हमेशा आपको इशू लगता है। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप एक फ्रेश कैंडिडेट हो, आपने कभी फेलियर देखा नहीं है एग्जामिनेशन, तो इसी विनिंग माइंडसेट के साथ आप प्रिपेयर कीजिए। और जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको यही लगता है कि शायद इसका हो गया मेरा नहीं हुआ, मतलब उनका जब नहीं होता है तो वो काफी डिस्करेज हो जाते हैं। तो जो सेकंड थर्ड एस्पिरेंट्स का है तो उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके लिए एक एडवांटेज भी है, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए शायद उसकी एक्सपीरियंस नहीं है, बट उनके साथ एडवांटेज है कि उनको अपने डेफिसिट्स पता है, चाहे वो प्रीलिम्स से फेल हुए हो, मेंस में फेल हुए हो, इंटरव्यू में फेल हुए, तो उन्हें पता है कि अच्छा ये यूपीएससी के क्वेश्चंस क्या है, नॉलेज बेस है, बस प्रिपेयर करते रहना है। मतलब आई बीइंग अ सीनियर एस्पिरेंट मेरी जर्नी खुद लंबी रही है काफी, तो मैं रिलेट कर सकती हूँ। सीनियर एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक साइकोलॉजिकल बूस्ट ऑफ माइंड। फर्स्ट इनिशियल एस्पिरेंट्स के लिए वैसा दिक्कत नहीं होती है, मैं तो खुद ही मतलब 3 साल से घर पे हूँ, तो वही है कि आप अपना एक अपने जो भी चीजें है, मतलब मैं अपने जैसे मैं सोचती थी कि कभी कभार लो पॉइंट्स में कि नहीं मैं इंटरव्यू में पहुंची हूँ तो अगले अटेम्प्ट में जरूर होगा, तो आप अपने जो भी चीजें है, जैसे अगर प्रीलिम्स में आपके 2 या 3 नंबर या 5 नंबर से मिस हुआ है, तब सोचिए नहीं ये 5 नंबर तो मैं एक साल में पढ़ के पूरा कर ही लूंगा कुछ भी होगा। तो आप अपने माइंडसेट को बस चेंज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हमारे सवालों का जो बैरल है वो खाली होता है, और आपने काफी अच्छे से डक किया है ना। थैंक यू दैट सर। वाज गुड टू हैव यू, एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस ओनली आई की पूरी टीम की थैंक तरफ से। एंड आई एम डिलाइटेड टू बी पार्ट एंड हेल्प दी एस्पिरेंट कम्युनिटी। मतलब मैं जब खुद एस्पिरेंट थी तो ये टॉपर स्टॉक मुझे मतलब जब भी लो पॉइंट्स में थी तब मुझे काफी हेल्प करता था कि नहीं चैलेंजेस और स्ट्रगल सबकी जर्नी में, सारे टॉपर्स की जर्नी में, और जो रिजल्ट होता है इट इज ओनली द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, जो उसके नीचे जो होता है वो शायद लोग नहीं देखते, बट मैं वही बोलती हूँ जो स्ट्रगल है वो रहेगा, बिना स्ट्रगल के देर यू विल नॉट फाइंड द आउटकम, देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। ये तो आप सही करें, ये बात मैं भी मानता हूँ कि हमें पता है मंजिल क्या है, लेकिन हमें वो जो सफर होता है ना, वो बड़ा कठिन होता है, उसके बारे में नहीं पता होता। वही चीज हमें टॉपर टॉक बस से आप पता चलती सफर को भी इंजॉय करें, है। जी। मतलब यू शुड एंजॉय द जर्नी ऑल्सो, क्योंकि वो एस्पिरेंट की जिंदगी भी शायद कभी वापस ना आए। तो होने के बाद फिर लगेगा, होने के बाद शायद अब मुझे अपनी जर्नी काफी रिवॉर्डिंग लगे, बट अब मैं कहूंगी कि एस्पिरेंट्स को अपनी जर्नी रोज रूटीन बनाई करिए, क्योंकि ये समय भी कभी वापस नहीं आएगा, आपकी एस्पिरेंट जर्नी इज ऑल्सो टू बी इंजॉयड। ओके, थैंक यू पूजा, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। तो ये पूजा कुमार, इनसे हमने बात की, आपके सवाल हमने इन तक पहुंचाए। उम्मीद करते हैं आपको आपके जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओनली आइज के साथ बने रहिए। थैंक यू।